हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हम चैप्टर नंबर 9 शासक और इतिवृत्त, उसमें आगे का जो पॉइंट है हमारा तुर्की से फारसी की ओर, इस पॉइंट के बारे में आज बात करते हैं। इस पॉइंट के बारे में आपको बताते हैं और समझाते हैं। तुर्की से फारसी की ओर जितना भी मुग़ल जो दरबारी इतिहास रहा है, जो मुग़ल दरबार का जितना भी इतिहास है, उन सभी अगर इतिहास के बारे में बात करें तो वो सभी जो इतिहास है वो फ़ारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में? फ़ारसी भाषा में लिखा गया, पहला पॉइंट। दूसरी बात हम करते हैं कि दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए हैं, दिल्ली के जितने भी सुल्तान हुए हैं, उन सुल्तानों के समय में दो भाषाओं को अधिक महत्व दिया गया। स्टार्टिंग में शुरू में हिंदवी भाषा को और फारसी भाषा को। ये दोनों भाषाएं खूब फली फूली, दोनों भाषा को खूब ज्ञान हुआ, खूब आगे उन्हें बढ़ाया गया। नेक्स्ट, बाबर जो था ना, उसने अपनी कविताएं जो थी ना, उस कविताओं के जितने भी संस्मरण थे, उन सभी संस्मरण को उसने तुर्की भाषा में लिखा था। अब तुर्की भाषा में ही क्यों लिखा? क्योंकि वो जिस जगह से आया था वहाँ से वो तुर्की भाषा को ही जानता था, उसी भाषा को समझता था। इसीलिए शुरू में जब भारत में मुग़ल शासन की स्थापना हुई, मुग़ल वंश की स्थापना हुई, तो उस समय बाबर ने अपने सारे संस्मरण तुर्की भाषा में ही लिखवाए। इससे ये बातें हमें पता चलती हैं। लेकिन आगे आने वाले शासन काल में अकबर जो हुआ, उसने फ़ारसी जो भाषा थी उसको दरबार की जो है वो मुख्य भाषा बना दिया था। तो फ़ारसी भाषा को उसने मुख्य भाषा बनाया अपने दरबार के अंदर, और उस भाषा को उसने आगे प्रचलन में बढ़ाया। फ़ारसी को ना दरबार के अंदर बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। फ़ारसी भाषा को, खास तौर से फ़ारसी भाषा को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था। अब ऊंचा स्थान दिया गया तो जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे स्कूल में अगर इंग्लिश बोलने वाले जो टीचर्स हैं उनको अगर बढ़ावा दिया जाएगा, उनको आगे रखा जाएगा, इंग्लिश बोलने वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो क्या होगा? इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी था। जब अकबर ने फ़ारसी भाषा को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, फ़ारसी भाषा को ज़्यादा महत्व दिया, तो फ़ारसी भाषा को जानने वाले जो लोग थे वो इसके दरबार में आने लगे और फ़ारसी भाषा को फलने फूलने लगी। तो फ़ारसी जो जानने वाले लोग थे ना, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान अकबर ने भी किया और उस समय के लोगों ने भी करना शुरू किया। राजा, शाही परिवार के लोग, जितने भी व्यक्ति हुआ करते थे शाही परिवार के, वो और दरबार के सदस्य सभी एक ही भाषा बोलते थे। और कौन सी भाषा थी वो? फ़ारसी भाषा। इसी भाषा को जानते थे, इसी से बात करते थे, इसी को प्रचलन में लिया गया। और क्या किया गया? जो प्रशासन की भाषा थी, यानी प्रशासनिक भाषा, उस भाषा को भी कौन सी भाषा बना दी गई? फ़ारसी भाषा को ही प्रशासनिक भाषा बना दी गई। तो इस तरीके से उस भाषा का महत्व जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। लेखकों ने, उस समय के अधिकारियों ने, उन सभी ने इस भाषा का ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दिया अपने अंदर और इस भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। सभी ने इस भाषा को सीखना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई फ़ारसी थी ना प्रशासनिक भाषा, हर जगह उसी भाषा में काम चल रहा था ना, तो इसलिए उस भाषा को जानना तो ज़रूरी है। तो उन्होंने इस भाषा को जानना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया। तो अब आगे चलकर क्या हुआ? दो भाषाओं, मैंने बताया कि शुरू में हिंदवी भाषा और फ़ारसी भाषा, दो ही भाषाएं ऐसी थीं जिनको ज़्यादा महत्व दिया गया था। इन दोनों भाषाओं के मिलन से, फ़ारसी भाषा और हिंदवी भाषा, इन दोनों भाषाओं के मिलन से कौन सी भाषा का जन्म हुआ? उर्दू भाषा का जन्म हुआ। तो फ़ारसी भाषा और हिंदवी दोनों को मिलाकर एक नई भाषा बनकर तैयार हुई जिसका नाम था उर्दू। अब अकबरनामा जो था ना, वो कौन सी भाषा में लिखा गया? फ़ारसी भाषा में लिखा गया।
तो अकबरनामा को अकबर ने फारसी भाषा में लिखवाया। बाबर का जो संस्मरण है, जिसका नाम होता है बाबरनामा, इस संस्मरण का पहले तुर्की में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका फारसी भाषा में अनुवाद कर दिया गया, ट्रांसलेशन कर दिया गया, उसका ट्रांसलेट कर दिया गया उसे। तो इस तरीके से चेंज कर दिया गया भाई, क्योंकि फारसी भाषा जानने वाले लोग ज़्यादा थे ना। अब ज़्यादा होंगे तो सीधी सी बात है, जिस भाषा का ज्ञान लोगों को होगा उसी भाषा में लोगों को पढ़ने को मिलेगी सारी चीज़ें। तो उस समय यही था। तो बाबरनामा जो तुर्की में लिखवाया गया, तुर्की भाषा में लिखवाया गया, उसे चेंज करके किस में कर दिया गया, फारसी भाषा में तब्दील कर दिया गया। तो इस तरीके से चीज़ें बदलने लगी। और क्या हुआ, उस समय महाभारत और रामायण दोनों संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। महाभारत और रामायण दोनों किस में लिखे जाते थे, संस्कृत भाषा में। तो इन भाषाओं को बाद में, इन दोनों एपिक्स को, इन दोनों महाभारत और रामायण को भी कौन सी भाषा में बदल दिया गया, फारसी भाषा में इसका अनुवाद कर दिया गया, ट्रांसलेट इसका कर दिया गया, इसे बदल दिया गया। महाभारत जो था उसका नाम इन्होंने बदलकर रज्मनामा कर दिया। क्या कर दिया, रज्मनामा। ये ट्रांसलेटेड नेम है। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। तो इस भाषा को इसीलिए इतना महत्व दिया गया। तो जो भी इस्लाम धर्म के लोग थे उन्हें भी अब जो है महाभारत और रामायण पढ़ने का मौका मिला, और वो कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में पढ़ने का मौका मिला। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, जिसका नाम है पांडुलिपि की रचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, पांडुलिपि की रचना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। अब पांडुलिपियाँ क्या होती हैं? पांडुलिपि हाथों से लिखी गई जो पुस्तकें होती थी, उस समय उनको ना पांडुलिपि कहा जाता था। और उस समय पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, छाल होती थी उस पर लिख दिया, या पाम लीव्स होते थे उन पर लिख दिया जाता था। तो हाथों से लिख दिया जाता था उन्हें। ऐसी जो हमारे सामने जो भी उस समय की जो सामग्री मौजूद है उसको हम पांडुलिपि का नाम दे देते हैं। एक शाही किताबखाना हुआ करता था। शाही किताबखाना ये जो है एक रचना का केंद्र होता था। अब रचना का केंद्र, वहाँ पर सारी चीज़ों को लिखा जाता था, रचा जाता था, संभाल के रखा जाता था, इसीलिए इसे शाही किताबखाना कहते थे। पांडुलिपियाँ जो होती थी वो भी यहीं पर सुरक्षित रखी जाती थी। जितने भी उस समय की सामग्री थी, लिखित सामग्री, उन सभी को उस समय यहीं पर सुरक्षित रखा गया। तो मुगल शासन काल में शाही किताबखाना हुआ करते थे। और पांडुलिपियों की जो रचना थी, उस रचना में कई प्रकार के कार्य हुआ करते थे उस समय। पांडुलिपि में सिर्फ लिख दिया इतना ही थोड़ी है, लिखने के अलावा भी और भी कई सारे काम होते थे उस पांडुलिपि पर। कई प्रकार के लोग होते थे जो ये कार्य किया करते थे। अब पांडुलिपि जो होती थी उसके पन्ने तैयार करने वाले लोग हुआ करते थे कि कौन पन्ने तैयार करेगा। पन्नों को साफ किया जाता था। लिखने के लिए एकदम ठीक पेज होना चाहिए, पन्ना सही होना चाहिए। सुलेखक हुआ करते थे। सुलेखक नकल करने वाले लोग, उसको लिखने वाले देखकर दूसरी जगह से, अच्छी भाषा में लिखने वाले लोग, अच्छी राइटिंग होनी चाहिए उनकी, सबको पढ़ने में समझ में आ जाए, ऐसे सुलेखक हुआ करते थे। कोफ्तगार हुआ करते थे। कोफ्तगार कौन होते थे? कोफ्तगार होते हैं पृष्ठ चमकाने वाले। तो पृष्ठों को चमका के रखा जाता था, गंदे तरीके से तैयार कर दिया ऐसा नहीं होता था। तो पृष्ठों को चमका के तैयार किया जाता था बढ़िया तरीके से। इसके बाद चित्रकार हुआ करते थे।
जब पांडुलिपि को लिखा जाता था तो कोने में या नीचे की तरफ जहाँ जहाँ चित्र बनाने होते थे उस स्थान को बिल्कुल क्या छोड़ दिया जाता था, खाली छोड़ दिया जाता था। और वहाँ पर चित्रकार जो होते थे वो उन बातों से संबंधित एक चित्र वहाँ बना दिया करते थे, जिससे ये पता चलता था कि भाई ये बात अच्छा ऐसे हुई थी। किसी राजा ने कोई लड़ाई जीती तो उसका एक चित्र बना दिया लड़ाई का, जिसमें उसे विजय होता दिखाया गया है, विजयी होता हुआ दिखाया गया है। तो ऐसे चित्र बने होते थे। राजा की बढ़ाई, उसकी तारीफ लिखी जाती थी इन पांडुलिपियों में। वो उसकी बुराई नहीं लिखा करते थे और उसमें बुराई लिखी भी नहीं जाती थी। जल्दसाज हुआ करते थे जो उन पांडुलिपियों पर जल्द चढ़ाया करते थे, जिससे कि वो खराब ना हो जाएं, काफ़ी लंबे समय तक रखी रहें। तो इसलिए उनकी देखभाल की जाती थी। तो इस तरीके से जो तैयार पांडुलिपि होती थी, उस तैयार पांडुलिपि को एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु माना जाता था, बौद्धिक संपदा मानी जाती थी, सौंदर्य के रूप में देखा जाता था। ऐसी बहुमूल्य वस्तुओं को आज के समय में उनका मूल्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस समय की जानकारी हमें उन्हीं पांडुलिपियों के द्वारा प्राप्त होती है। हाँ, ये सही है कि उन पांडुलिपियों में जितने भी सुल्तान हुए हैं, जितने भी शहंशाह हुए हैं, उन्होंने अपनी बढ़ाई, अपनी प्रसिद्धि लिखवाई है। उसमें वो अपनी कमजोरी नहीं लिखवाया करते थे, पर फिर भी उस समय की बहुत सारी जानकारियाँ हमें उनमें से प्राप्त होती हैं। जितने भी सुलेखक होते थे या चित्रकार हुआ करते थे, उन चित्रकारों को समाज में ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सुलेखक और चित्रकारों को ही प्रतिष्ठा प्राप्त थी। बाकी जो लोग थे, चाहे वो जल्दसाज हो, चाहे वो कागज बनाने वाले लोग हो, ऐसे लोग तो बिल्कुल गुमनाम हो जाया करते थे। इनका कोई कहीं नाम नहीं हुआ करता था। कारीगर जो होते थे ना, ये इनको कारीगर कहते हैं ना, बस कारीगर ही बन के रह जाते थे, छोटे मोटे कारीगर। इनका कहीं कोई नाम नहीं। चित्रकार का नाम होता था और लिखने वाले का नाम होता था, बस दो ही व्यक्तियों का नाम ज़्यादा होता था इसमें। तो इस तरीके से अकबर जो था ना, उसे अलग प्रकार की शैली पसंद थी, जिसे हम नस्तलिक शैली बोलते हैं। आप लोग कर्सिव राइटिंग लिखते हो ना कॉपी में अपने, है ना, कितने अच्छे तरीके से कर्सिव राइटिंग लिखी जाती है, बढ़िया लगती है जब आप कॉपी में लिखते हैं। तो टूटे फूटे शब्दों में अगर लिख दो किसी पन्ने में कोई चीज़, तो वो समझ के परे हो जाती है। और उसी को आप अच्छी हैंड राइटिंग में अगर लिखते हैं, कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं ना, तो वो आपको और ज़्यादा अच्छी लगती है, देखने में सुंदर लगती है। बस ऐसी ही शैली जो थी ना, अकबर उसे एक ऐसी ही शैली पसंद थी, अच्छी शैली, जिसमें बहुत बढ़िया तरीके से शब्दों को लिखा जाता था, जिसे नस्तलिक शैली का नाम दिया जाता है। और ये एक लिखने की शैली हुआ करती थी, वो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी, उसी में वो सारी चीज़ें लिखवाया करता था। तो ये है हमारा पांडुलिपि की रचना के बारे में पॉइंट। नेक्स्ट जो पॉइंट हम बात करेंगे वो है हमारा रंगीन चित्र, थर्ड पॉइंट। रंगीन चित्रों के बारे में बात करते हैं। किसी भी घटना का विवरण अगर देना है, आप लोग किताबें पढ़ते हो ना, जिस किताब में चित्र नहीं हुआ करते ना, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब नर्सरी में आते हैं तो उन्हें शब्दों का ज्ञान नहीं होता। शब्द तो लिखे होते हैं, परंतु उस शब्द के साथ साथ उस किताब में उसके चित्र भी बने होते हैं। बच्चे को बोला ए फॉर एप्पल, तो एप्पल बना हुआ है, बच्चा पहचान ए से नहीं करेगा, उसे सेब से करेगा, भाई ये एप्पल है। और फिर बाद में उसे शब्दों का ज्ञान होना शुरू होता है, उन वर्ड्स की पहचान होना शुरू होती है, तब वो समझता है कि ए से एप्पल होता है। पहले वो चित्रों को देखता है, उनसे सीखता है, उन्हें समझता है,
तो इसी तरीके से किसी भी घटना का जब विवरण दिया जाता था ना उस समय, तो चित्रों का प्रयोग उस समय जरूर किया जाता था। उससे घटना और ज़्यादा अच्छी प्रतीत होती थी, बढ़िया दिखाई देती थी। वो किताब जिसमें कभी कोई चित्र ना हो नीरस लगती है, बोर लगती है, पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। चित्रों के साथ उसकी सौंदर्यता जो होती है वो बढ़ जाती है। और यही था रंगीन चित्रों के बारे में। सुलेखक लिखते समय क्या करता था, थोड़ा लिखा और लिखने के बाद उसके आसपास की जो जगह होती थी उसको थोड़ा सा खाली छोड़ देता था। खाली इसीलिए छोड़ दिया जाता था कि भाई चित्रकार क्या करेगा, अब चित्रकार का काम है कि वो उस जगह पे उस घटना से संबंधित कोई अच्छा सा चित्र बनाए जिससे कि पढ़ने वालों को अच्छा लगे। चित्रकार क्या करता था, चित्रकार शब्दों में वर्णित जो विषय होता था, जो भी वहाँ शब्द लिखे हुए हैं उसमें जो विषय लिखा हुआ है, बस उस विषय को चित्र के रूप में वहीं बना देता था। अच्छे से अच्छे चित्र बनाता था, लोगों को देखने में अच्छे लगे, सुल्तान को देखने में अच्छे लगे। जब सुल्तान दिखेगा, अच्छा लगेगा, तभी तो बड़ाई करेगा, तभी तो उसे मेहनताना देगा, इनाम देगा। तो चित्र जो है ना वो पांडुलिपि का सौंदर्य बढ़ा दिया करते थे। इतना सौंदर्य बढ़ा देते थे कि वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रतीत हुआ करता था। ये था हमारा रंगीन चित्रों का के बारे में बात थी। इसी में नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आगे के बारे में, जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एक व्यक्ति था इस शासनकाल के अंदर जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हमें देखने को मिलती है, और उस व्यक्ति का नाम था अबुल फजल। तो अबुल फजल जो था ना, उसने चित्रकारी को एक जादुई कला माना था। उसने कहा चित्रकारी के द्वारा ना किसी भी व्यक्ति के मन में प्रवेश किया जा सकता है, और वो अच्छे से अच्छे सुंदर चित्रण को बनाने की फरमाइश भी करता था और करवाता था। उसके जरिए उसने ये बताया कि इसके जरिए क्या कर सकते हैं, हम चित्रों के द्वारा क्या कर सकते हैं। एक जो निर्जीव वस्तु होती है ना, उस निर्जीव वस्तु को भी हम सजीव की तरह दिखा सकते हैं। माउंट आबू में एक मंदिर है, वहाँ पर आप कभी जाएं तो देख कर आएँ माउंट आबू। उस मंदिर की जो खंभे बने हुए हैं, हर एक खंभे पर जो चित्रण है, जो चीज़ें हैं वो अलग प्रकार की बनी हुई हैं। जो बेल बूटे बने हुए हैं वो अलग प्रकार के बने हुए हैं। वहाँ जो छोटी छोटी जो चिड़ियाँ आती हैं ना, वो जगह जगह जहाँ अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं, उन्हें ऐसा दिखाई देता है कि वास्तव में अंगूर के गुच्छे लटक रहे हैं और वो उन पर आकर चोंच मारती हैं। कहीं सेब लटक रहे हैं, कहीं पर किसी प्रकार की वस्तु है। तो इस तरह हमने ये देखा है, वहाँ पर महसूस किया है, देखा है कि वहाँ पर वो जितने भी पक्षी आते हैं वो पक्षी लगातार इन पर चोंच मारते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यही महसूस होता है, ये प्रतीत होता है कि ये सब है ना सजीव है, इन्हें हम खा सकते हैं, और उसमें आकर बार बार चोंच मारते हैं। लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि वो सजीव नहीं, निर्जीव है। ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर बस वो चोंच ही मार सकते हैं, खा नहीं सकते उनको। तो ये होते हैं चित्रों का कमाल, ऐसा होता है, चित्रकारी इस प्रकार की होती है। तो हम दिखा सकते हैं इन सब चीज़ों को। उसका ये मानना था अबुल फजल। बादशाह और जो दरबार था उसके चित्रण का प्रयोग करने के लिए जो जब वो करवाए गए थे, तो उस समय जो रूढ़िवादी मुसलमान थे, उन्होंने, उस वर्ग ने इस चीज़ को बहुत बुरा माना। अब बुरा क्यों माना, इसके बारे में भी थोड़ी सी पीछे एक कहानी है। उलेमा जो लोग होते थे, उल्मा या उलेमा आप कुछ भी कह सकते हैं, ये जो उलेमा होते थे ना, वो क्या कहते थे, वो ये मानते थे कि हमारे धर्म में
यानी इस्लाम धर्म में हम चित्रकारी नहीं दिखा सकते। उस समय ऐसा मानना था उनका। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं। एक छोटी सी घटना और आपको बताऊंगा। तो जितने भी मुसलमान जो रूढ़िवादी वर्ग के लोग थे, तो वो इस चीज़ को बहुत बुरा मानते थे, और इस तरीके से लोगों के बीच में तनाव बढ़ने लगा। उन लोगों के बीच में जो चित्रकारी किया करते थे और वो जो रूढ़िवादी थे, उनके बीच में तनाव होने लगा, और ये तनाव तेज़ी से बढ़ने लगा। इस तनाव को ना बहुत मुश्किल से सुलझाया गया। उलेमा कहा करते थे कि इस्लाम में चित्र जो है ना वो वर्जित है। एक छोटी सी घटना है किसी देश की, इस देश का नाम तो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, और तो जब भी होगा तो मैं आपको ध्यान करके बताऊंगा। वहाँ पर समाचार एजेंसी थी एक, उस एजेंसी ने इस्लाम के जो पैगंबर मोहम्मद हैं उनका जो एक चित्र बनाया, कार्टूनिस्ट होते हैं, उन्होंने उसका चित्र बनाया और वो उन्होंने प्रचारित कर दिया, उसमें प्रकाशित कर दिया। प्रकाशित करने के बाद क्या हुआ, जो आतंकवादी संगठन थे उन्हें ये चीज़, इस्लाम धर्म को मानने वाले, उन्हें ये चीज़ रास नहीं आई। उन्होंने उसी सुबह उस समाचार एजेंसी में घुसकर वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी को गोलियों से मार दिया, और उन्होंने ये बात वहाँ पर कही कि इस तरीके का कोई भी कृत्य हमारे धर्म में मौजूद नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। बस वही बात है यहाँ पर, उलेमा भी वही बात कहने लगे यहाँ, और वही चीज़ें निकलने लगी। उलेमा के अनुसार क्या था कि पैगंबर मोहम्मद का जो चित्र है ना, वो चित्रण, उस पर प्रतिबंध है। आप उसे हमारे यहाँ मखौल नहीं इस तरीके से बना सकते आप हमारे पैगंबर का। रूढ़िवादी जो थे उनको ऐसा लगता था कि ऐसा करके कलाकार क्या करेगा, कलाकार क्या करता है, कलाकार जो रचना की शक्ति होती है ना, रचना की शक्ति होती है, यानी ईश्वर, रचना की शक्ति किसके पास है, एक ही व्यक्ति के पास है, ईश्वर के पास। हमने तो नहीं देखा भाई, लोग कहते हैं कि वो इधर मौजूद है, उधर मौजूद है, ये है, वो है। तो जो रचना की शक्ति है यानी ईश्वर के पास, उसको क्या करता है, वो अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा है। उनका ये मानना है उलेमा का, उन रूढ़िवादियों का। तो रचना की शक्ति को तो कोई भी हाथ में नहीं ले सकता, वो ऐसा कहते हैं। ये एक ऐसा कार्य है जो केवल एक ही कर सकता है, और वो कौन है, वो है ईश्वर। सिर्फ ईश्वर ही इस कार्य को कर सकता है, बाकी किसी के पास इसके लिए कोई भी बातें मौजूद नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये तीनों पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। पहला पॉइंट तुर्की से फारसी की ओर, दूसरा जिस पॉइंट के बारे में हमने आपसे बात की वो थी पांडुलिपि की रचना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया। तीसरा जो पॉइंट हमने बात की है वो रंगीन चित्रों के बारे में बात की है, और उसके बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। आपको बातें सारी समझ में आई होंगी। आगे भी इसी तरह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है अकबरनामा और बादशाहनामा, उसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं। आप अच्छी तरीके से अपनी क्लास में पढ़ते रहिए, रीड करते रहिए। आशा करता हूँ जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी उनको आप कंप्लीट करेंगे। एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियोस देखिए, अपनी बुक से भी कुछ चीज़ें क्लियर कीजिए, और आगे इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।